हेलो फ्रेंड। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्या क्या इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेज हैं, किन किन सोर्स की वजह से हम लोग को इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जो मेटल्स या रॉक्स पर या स्टोन्स पर लिखे गए थे। कंटेम्प्रेरी टाइम के जो भी पोएट्स थे उन्होंने अपने राजाओं की प्रशंसा में उनको लिखा था, या उस राजा के जो भी विजय अभियान थे उनको वहां पर नोट डाउन किया था। तो ये सारे इंस्क्रिप्शंस हुए, कॉइन्स हुए, और कभी कभी जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं उनके भी स्ट्रक्चर का हम लोग अध्ययन करते हैं। जितने भी हिस्टोरियन होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स का अध्ययन करके इंडियन हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं। अदरवाइज वी विल नॉट बी अवेयर what is the history of India. Otherwise we will not be aware what is the history of India. So सबसे पहले आता है कि sources of ancient history हमारी क्या क्या है। तो देखो, हिस्टोरियन जितने भी थे, हिस्टोरियन जो भी थे, उनको इंडिया के पास्ट को कंस्ट्रक्ट करना था, क्योंकि वी डोंट नो, वी वर नॉट लिविंग एट दैट टाइम, बट सो एंड वी आर वेरी मच एक्साइटेड टू नो अबाउट आवर पास्ट। सो व्हाट दे डू, दे स्टार्टेड स्टडीइंग वेरी एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, जो भी एंशिएंट बिल्डिंग्स थी, जो कुछ भी खुदाई से जो कुछ भी चीजें मिली उनकी स्टडी की गई, और उस स्टडी के आधार पर इंडिया के पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट किया गया। फॉर एग्जाम्पल ये जो रिकंस्ट्रक्शन थे, जितने भी ये रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पास्ट हुए, जितने भी एंशिएंट हिस्ट्री को बनाया गया है, इसके जो भी सोर्स मिले हैं ये पूरी तरह से ऑथेंटिक सोर्स नहीं कहे जा सकते हैं। क्योंकि सपोज आज के बारे में, आज की सरकार के बारे में आपसे लिखने के लिए कहा जाए तो कुछ लोग तो सरकार के बिल्कुल अगेंस्ट लिखेंगे और कुछ लोग गवर्नमेंट के बिल्कुल फेवर में लिख देंगे। तो ये किसी भी इंसान की राइटिंग, किसी भी इंसान का जो डिस्क्रिप्शन होता है किसी पर्टिकुलर एरा के बारे में, किसी पर्टिकुलर डायनेस्टी के बारे में, ये डिपेंड करता है उस इंसान की थॉट प्रोसेस पर। वो अगर डायनेस्टी का सपोर्टर है तो वो उसकी बड़ाई करेगा, और वो अगर डायनेस्टी के सपोर्ट में नहीं है तो वो उसकी हमेशा कमी निकालेगा। तो सेम यही सिचुएशन इन सारे सोर्सेज में भी है। ये सोर्स पूरी तरह से ऑथेंटिक नहीं है। कुछ जो इसके लिखने वाले थे इंस्क्रिप्शंस के, उन्होंने राजा की बड़ाइयां की है, राजा के सिर्फ पैटर्न्स को दिखाया है जो कि विजय अभियान थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो। ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो को कुछ लोग बोलते हैं, इसको अटैच करते हैं रिलीजियस बिलीफ से, कुछ लोग इसको अटैच करते हैं रिलीजियस बिलीफ से, जबकि कुछ हिस्टोरियन इसको अटैच करते हैं सेकुलर, means it does not have anything related to the religion. It does not have anything related to the religion. So the construction of past is influenced by the personal belief and ideology of the historians. Apart from them, historians also look various sources to establish the occurrence of event. Some historians says that Chalukya ruler Pulakesin II defeated King Harsha. अब जैसे एहोल इंस्क्रिप्शन, एहोल इंस्क्रिप्शन को लिखा था रविकृति नाम के राइटर ने। हु रोट, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, हु रोट एहोल इंस्क्रिप्शन, तो इसको रविकृति ने लिखा था। और इन्होंने किंग हर्षा को की डिफीट को लिखा। इन्होंने बताया कि किंग हर्षवर्धन जो थे वो चालुक्य रूलर पुलाकेशिन II के हाथों हार गए थे। लेकिन किंग हर्षवर्धन की बायोग्राफी लिखने वाले बाण भट्ट, जिन्होंने हर्ष चरित्र लिखा था, उन्होंने इस डिफीट का वर्णन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि किंग हर्षा was the writer at during the time of Harshvardhan. He was writing biography, so he thought that he should not write the negative point. He should not write the negative point of King Harshvardhan. तो उस समय जिन्होंने भी सोर्सेस लिखे हैं, जिन्होंने भी इंस्क्रिप्शंस और जो भी बुक्स हुए, जो भी अकाउंट्स हुए जो उस टाइम के लिखे गए हैं, वो डिपेंड करती थी लिखने वाले के पर्सनल बिलीफ और आइडियोलॉजी पर। ओके, नाउ कमिंग टू द सोर्सेज, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज। तो दो तरह से सोर्सेज को डिवाइड किया गया है अपनी इंडिया की हिस्ट्री को निकालने के लिए। एक होता है लिटरेरी सोर्स और दूसरा होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। लिटरेरी सोर्स में आते हैं रिलीजियस सोर्सेज, सेकुलर लिटरेचर, और अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, जो कि बाहर से लोग आए थे उनके अकाउंट्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में इंस्क्रिप्शंस आते हैं, पिलर्स आते हैं, स्तूप्स आते हैं, केव्स, कॉइन्स एंड पॉटरी एंड टूल्स एंड लॉट्स ऑफ अदर एनालिसिस ऑफ द बिल्डिंग्स। तो ये था आपका सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। अब आते हैं लिटरेरी सोर्स में। तो लिटरेरी सोर्स जो है वैदिक काल से, वैदिक एज से ही
पाई जा रही है। अराउंड 1500 BC पर वैदिक एज था। उसके पहले के भी लिटरेरी सोर्स अवेलेबल हैं, लेकिन उनकी राइटिंग इतनी क्लिष्ट है। We are not able to decipher the script of Harappan culture or Mohenjo-daro culture, because they were also writing, but the script is very hard. We are not able to decipher that script till now. तो ये जो भी है लिटरेरी रिसोर्स, ये हेल्प करते हैं हमें उस वक्त के सोशल, इकोनॉमिकल और रिलीजियस कंडीशन को निकालने के लिए. सो दे हेल्प अस टू नो अबाउट द सोशल एंड इकोनॉमिकल एंड रिलीजियस एस्पेक्ट्स ऑफ दैट कंटेम्पोररी टाइम. इसमें सबसे पुराना है ऋग्वेद, जो कि हमें बताता है अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में. और इसी तरह से अर्थशास्त्र, जिसको लिखा है कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखा था, ये हमें मौर्यन डायनेस्टी के बारे में बताता है. तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, ये किसके बारे में बताता है? मौर्यन डायनेस्टी के बारे में बताता है. और ऋग्वेद हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में. अब ये जितने भी लिटरेरी सोर्स हैं, ये मिथोलॉजिकल और एक्चुअल इवेंट्स से भरे हुए हैं. तो हमको ये जानना होगा कि क्या मिथ है उसके अंदर, क्या एक्चुअल इवेंट है, क्योंकि वी हैव ओनली टू कंसंट्रेट ओवर द एक्चुअल इवेंट. वी डोंट नीड एनी मिथोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ लिटरेचर. सो हमको सिर्फ एक्चुअल, ये हिस्टोरियन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि मिथोलॉजिकल मिथ इस लिटरेरी रिसोर्स में क्या है और इसमें एक्चुअल इवेंट्स क्या है. इसी तरह से यहाँ पर एक बार फिर हमने लिखा है कि हिस्टोरियन जो होते हैं और जो राइटर्स होते हैं, वो उनकी पर्सनल बिलीफ और आइडियोलॉजी पर डिपेंड करता है कि वो अपनी बुक के अंदर क्या लिख रहे हैं, अपने सोर्स में अपने में क्या लिख रहे हैं. जैसे बाणभट्ट ने डिफीट ऑफ किंग हर्ष बाई पुलकेशिन टू के हाथों किंग हर्ष के डिफीट को नहीं दिखाया था, जबकि ए होल इंस्क्रिप्शन जिसको रवि कृति ने लिखा है, उन्होंने लिखा है कि किंग हर्षवर्धन पुलकेशिन टू, जो कि चालुक्य रूलर था, उसके हाथों हार का सामना किया था उन्होंने. अगला आते हैं हम लोग रिलीजियस लिटरेचर पे. रिलीजियस लिटरेचर को 3 तरह के लिटरेचर में डिवाइड किया गया है: ब्राह्मणिकल लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड जैन लिटरेचर. सबसे पहले आते हैं ब्राह्मणिकल लिटरेचर, जो कि हिंदू रिलीजन से रिलेटेड है. इसके अंदर आते हैं वेद, पुराण, सूत्र, उपनिषद और 2 एपिक आते हैं, रामायण और महाभारत. इन सारे लिटरेचर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है कि ये कैसे ये आए. On the basis of origin of these literatures are divided into 2 parts: श्रुति लिटरेचर और स्मृति लिटरेचर. श्रुति लिटरेचर जो थे, they were heard by the people because these literature were directly revealed onto the rishis by God. भगवान की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से डायरेक्टली ऋषि मुनियों के ऊपर ये भेजे गए थे और लोगों ने उनके मुंह से इसको सुना था. जैसे वेद. स्मृति लिटरेचर जो थे, ये याद किए गए थे, दे वर लिटरली रिमेम्बर्ड. फॉर एग्जाम्पल पुराण, सूत्र एंड एपिक्स, दीज कम्स अंडर स्मृति लिटरेचर. तो श्रुति लिटरेचर में सिर्फ हमको वेद को देखना है. वेद जो है वही खाली श्रुति लिटरेचर में आते हैं, बाकी जितने भी ब्राह्मणिकल लिटरेचर है सारे स्मृति लिटरेचर में आते हैं. अब आ जाते हैं वेद में. वेद का जो कंस्ट्रक्शन था, ये 1500 से 500 BC के बीच में हुआ था. 4 वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद. सबसे पुराना ऋग्वेद है, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद. सामवेद के अंदर म्यूजिकल हाइम्स हैं. जितनी भी सामवेद के अंदर है, पोएटिक वे में सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है. यजुर्वेद, जितने भी सैक्रिफाइसेस होती हैं हिंदू रिलीजन के अंदर वैदिक टाइम में जो हुआ करती थी, उनको दिखाता है यजुर्वेद. और अथर्ववेद नॉन आर्यंस के बारे में जानकारी देता है. हर वेद को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है. संहिता, जिसके अंदर मेन टेक्स्ट होते हैं, सारे वेदों की मेन बातें कहाँ पे लिखी होती हैं? संहिता में लिखी होती हैं. उसके बाद ब्राह्मणास, इसके अंदर क्या होता है? जो भी संहिता के टेक्स्ट होते हैं उनकी कमेंट्री होती है. यू कैन सी दैट एक्सप्लेनेशन होता है. संहिता के जो भी टेक्स्ट होते हैं उनका एक्सप्लेनेशन ब्राह्मणास में होता है. आरण्यक्स, इसको हम लोग रोमांटिज्म की भी बुक कहा जाता है. इसको हम लोग रोमांटिज्म पार्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन मैन और नेचर के बीच में होता है. इसको फॉरेस्ट बुक भी नाम दिया जाता है. उपनिषद, इनको वेदांत भी बोलते हैं, और इसमें फिलोसॉफिकल डिस्कशन होता है बिटवीन आत्मा एंड परमात्मा.
तो ईच वेद के 4 पार्ट होते हैं, जिसको आप इस एब्रिविएशन से याद करें, SBAU। संहिता, ब्राह्मणास, अरण्यक और उपनिषद, जिसमें अरण्यक अरण्य माने फॉरेस्ट होता है, तो फॉरेस्ट बुक नाम दिया जाता है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और ये वैल्यूएबल सोर्स ऑफ जियोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ आर्यंस। ये आर्यन की ओरिजिन को बताता है, किन किन जियोग्राफी पे आर्यंस अवेलेबल थे और उनके बारे में इंफॉर्मेशन, उनकी सोशल, इकोनॉमिकल और क्या कंडीशन थी, वो कैसे रहते थे, वो क्या खाते थे, इनकी सारी इंफॉर्मेशन ऋग्वेद में मिलती है। और ऋग्वेद को 10 बुक में अरेंज किया गया है, जिनको हम लोग मंडलास बोलते हैं। तो नंबर ऑफ मंडलास इन ऋग्वेद कितने हैं? 10 है। नंबर ऑफ मंडलास इन ऋग्वेद। पोस्ट वैदिक, वैदिक ये सब लिटरेचर जो थे वेद वैदिक पीरियड में थे। वैदिक पीरियड के बाद 4 सूत्र आए, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और श्रौता सूत्र और सुलभ सूत्र। गृह सूत्र डोमेस्टिक राइट्स से रिलेटेड है, धर्म सूत्र धर्म से रिलेटेड थे, जितने भी सैक्रिफाइसेस होती थी बड़ी बड़ी, उसमें श्रौता सूत्र आते थे। और सुलभ सूत्र जो थे ये बिल्डिंग एंड मेजरमेंट ऑफ सैक्रिफाइस एंड फायर अल्टर्स से रिलेटेड थे। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट, ये क्वेश्चन आ चुका है कि सुलभ सूत्र किससे रिलेटेड होता है? जो कि मेजरमेंट, फायर अल्टर्स और जो भी सैक्रिफाइस की जगहें होती हैं उनके बनाने, उनके मेजरमेंट से रिलेटेड होता है। टोटल 18 महापुराण हैं अवेलेबल। इनके अंदर 4-5 टॉपिक होते हैं। सर्ग, दुनिया कैसे बनी। प्रतिसर्ग, वापस हम ये दुनिया कैसे बनी है, नष्ट होती है फिर से ओपन होती है। मानव अंतरास, डिफरेंट मनुष्य कैसे आए हैं, पहले कौन सा युग था, अब कौन सा युग आया, अलग अलग मनुष्य आए। वंशा, ये यहाँ पे गॉड्स और ऋषिस के बारे में जानकारी दी जाती है। और वंशानुचर, वेरियस डायनेस्टीज के बारे में, जो भी पुरानी डायनेस्टीज रही हैं उनके बारे में जानकारी दी जाती है। इसी तरह से कुछ पुराण जो हैं हमें डिफरेंट डायनेस्टीज की जानकारी देते हैं, जैसे विष्णु पुराण मौर्यन हिस्ट्री को बताता है, मत्स्य पुराण सातवाहनों के बारे में बताता है, और वायु पुराण गुप्ता डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सो अब चलते हैं आगे की तरफ। अगला आता है हमारा बुद्धिस्ट लिटरेचर। ये बिंबसार के बाद शुरू हुआ था, इसका स्टार्टेड फ्रॉम द एक्सेशन ऑफ बिंबसार। बुद्धिस्ट लिटरेचर 2 लैंग्वेज में है, पाली और संस्कृत। पिताकास जितने भी लिखे गए थे वो किस में लिखे गए थे? पाली लैंग्वेज में। ये सारी चीज बताती है बुद्धिस्ट के बारे में। बुद्धिज्म को, गौतम बुद्ध के जितने भी डॉक्ट्रिन्स थे, जितने भी उपदेश थे, उनको इन्होंने आगे बढ़ाया। इसमें सबसे पहला आता है सुत्ता पिताका। ये बुद्ध की जितने भी टीचिंग्स थी उनको बताता है। ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, जिसको हरण्यक किंग ने, अजात शत्रु ने, हरण्यक किंग था अजात शत्रु, उसने हेल्ड कराया था, उसने ऑर्गेनाइज किया था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। तो इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। जातक टेल्स, जिसके अंदर जो सांची स्तूप और भरूच स्तूप पे लिखे गए हैं, जातक टेल्स, ये भी उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जातक टेल्स जनरली गौतम बुद्ध की लाइफ स्टोरीज हैं। विनायक पिता का, ये डिसिप्लिनरी रूल्स ऑफ मॉन्क्स एंड नन्स, मोनेस्टिक लाइफ के बारे में बताता है विनय पिता का। अभिधम्म पिता का, अभिधम्म पिता का जो है ये 7 टेक्स्ट और डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धास को बताता है। तो यहाँ पे हम लोग को याद रखना है कि जितने भी गौतम बुद्ध, जितने भी बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो पाली लैंग्वेज में है, जिसमें पिताकास जितने थे पाली लैंग्वेज में है। सुत्ता पिताका जो है इसमें फर्स्ट काउंसिल ऑफ बुद्धिस्ट जो ऑर्गेनाइज कराया था अजात शत्रु ने, उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। जातक टेल्स जो है कि बारे में, जातक टेल्स अवेलेबल है सुत्ता पिताका में, जो कि गौतम बुद्ध की लाइफ हिस्ट्री के बारे में है। विनय पिताका आपके मोनेस्टिक लाइफ को बताता है, कैसे मॉन्क्स को रहना चाहिए, कैसे बौद्ध भिक्षु रहते हैं। अभिधम्म पिताका बताता है 7 टेक्स्ट एंड डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्ध। इसमें एक होता है थेरी गाथा, कलेक्टिंग द पोएम्स ऑफ बाय मॉन्क्स, मिलिंद पिन्हा। ये इंडो ग्रीक एक किंग था मेनेंडर, और मॉन्क नागासेना के बीच में जो कंजर्वेशन हुए थे, ठीक है, जो बातचीत हुई थी उनको बताता है। इंडो ग्रीक किंग मेनेंडर और मॉन्क नागासेना के बीच में बातचीत हुई थी, उस जमाने की प्रॉब्लम्स के बारे में बातचीत हुई थी, उसको जहां पे कंपाइल किया गया है वो क्या है? मिलिंद पन्हा। बुद्ध घोष, बुद्ध
Buddha Ghosha, actually Buddha Ghosh, this one is the Buddha Ghosh. So Buddha Ghosh was the commentator on the Pali. In Buddhism, he writes Triptikas and Vishuddhimagga. Lalit Vistara and Vaipulya, it is written in Sanskrit word. Deepavamsa, Mahavamsa, it tells about the succession of Chandragupta Maurya as the first Mauryan empire. बुद्ध चरित्र अश्व घोष ने लिखा था एंड ये कुषाण पीरियड की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर में हम लोग को याद रखना है कि कौन कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है। पाली और संस्कृत, सारे पिताकाश पाली में थे। अभिधम्म पिताका में 7 डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज्म के बारे में है। सुत्त पिताका में जातक टेल्स है। मिलिंद पिन्हा इंडो ग्रीक किंग मिनेंडर और मॉन्क नागासेना के बीच में जो बातचीत हुई प्रॉब्लम्स के बारे में उनको बताता है। उसके बाद बुद्ध घोष था वो फेमस कमेंटेटर ऑन पाली लैंग्वेज था और उसने विशुद्धिमग्गा और त्रिपिटकास लिखा था। ललित विस्तारा और वैपुल्य संस्कृत में है और बुद्ध चरित्र अश्व घोष ने लिखा था और उसने वो कुषाण पीरियड के बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट आते हैं जैनिज्म। जैनिज्म लिटरेचर रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज and these literatures are called as Angas and it tells about the philosophical information about the Jain religion. They all are compiled in Vallabhi, Gujarat. There are 12 Angas. Kalp Sutra are some Jain literature also. Secular literature, they don't have anything related with religion actually. They contain Dharma Shastra and it is the book of laws. It tells about the punishment and different caste systems are written here. तो मनुस्मृति जो है वो धर्म शास्त्र में ही आता है और इसकी रचना 200 BC से 200 AD के बीच में की गई है। इन्होंने इसमें कास्ट सिस्टम को बताया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफ स्टाइल। कौन कैसा काम करता है उसके आधार पर कास्ट सिस्टम बनाया गया है और इसमें पनिशमेंट का भी है। कोई इंसान अगर कोई गलती करता है तो उसको कैसा पनिशमेंट दिया जाना चाहिए, इट इज ऑल्सो रिटन इन धर्मशास्त्र। इसके अलावा ग्रामर से के ऊपर भी बहुत सारी बुक्स लिखी गई थी पुराने जमाने में, जैसे अष्टाध्यायी रिटन बाई पाणिनि। पाणिनि नाम के राइटर थे, उन्होंने अष्टाध्यायी लिखा था जो कि ग्रामर के बारे में जानकारी देता है। इसके बाद पतंजलि का महाभाष्य, ये भी ग्रामर के बारे में है। कुछ एस्ट्रोनॉमिकल बुक्स थी जैसे आर्यभट्ट की आर्यभाटिया और वराह मिहिर की बृहत संहिता, ये भी हिस्टोरिकल सोर्स है एक। विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा था जो कि एक इंफॉर्मेशन नंद डायनेस्टी और मौर्यन डायनेस्टी के बारे में देता है। कालिदास ने मालविकाग्निमित्रा लिखा था, इट टेल्स अबाउट द शुंग डायनेस्टी। और अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम ये भी कालिदास ने लिखा था जो कि गुप्ता पीरियड की जानकारी देता है। इसी तरह से कवि कल्हड़ थे, कल्हड़ कवि ने राजतरंगिनी लिखा था जो कि कश्मीर की किंग के बारे में जानकारी, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की जानकारी देता है। So this slide is very important. All informations are very important. They can be asked in your examination. Now moving to the Sangam literature. Sangam literatures are present in the South India. नाम भी तमिल में है। Sangam literature includes Tolkappiyam, Ettutogai, Pottu, and these are the Tamil literatures. And there are 2 epics, which his name is Silappa Thikaram and Mani Megalai. These are the 2 epics, but you must remember that this one is very important. The most important among these work is Tirukkural, authored by Thiruvalluvar, the Tamil great poet and philosopher. So Tirukkural is related with Sangam literature. So all the literatures that were written in the Tamil language and they are related to the South India. They provide the information about the South India, the existence of different dynasties in the South India in the ancient times. So these literature belongs to the Sangam period. Now coming to the accounts of the foreign travelers. Chinese, Roman, Greek, Arabic traveler came to India either in the form of ambassador के रूप में आए या घूमने के लिए आए। इसी तरह से मेगास्थनीज जिसने इंडिका को लिखा था, इंडिका नाम की बुक लिखा था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आए थे। हेरोडोटस ने
की हिस्ट्री बहुत मशहूर है और ये एक इंडो पर्सियन रिलेशनशिप के बारे में इन्होंने लिखा था। एरियन ने अलेक्जेंडर की इन्वेजन के बारे में, अलेक्जेंडर के आक्रमण के बारे में लिखा था। और पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन ये बताता है कि इंडिया की कैसी मैरीटाइम एक्टिविटीज थी, इंडिया के डिफरेंट पोर्ट्स के बारे में जानकारी देता है, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। टॉलमी ने जियोग्राफी ऑफ इंडिया को बताया, जबकि प्लिनी ने इंडिया के फ्लोरा एंड फाना को बताया था, एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में। वेनसांग किंग हर्ष के जमाने में आया था, एच से एच याद रखिएगा, हेनसांग किंग हर्ष में, और फाहियान चंद्रगुप्त II के जमाने में आया। अल बरूनी एक अरबिक ट्रेवलर था जिसने महमूद गजनवी के जितने भी टाइम की जो कंडीशन थी उनको लिखा था, और इसने तहकीक हिंद नाम की किताब लिखी थी। These were the literary source. Now coming to the non-literary source. इसमें सबसे पहले inscriptions आते हैं. So the study of inscription is called as epigraphy. So ये सारे inscription stones और metals पर लिखे गए थे, और इनसे हम लोग एज के बारे में भी पता चलता है, क्योंकि कुछ कुछ में तो डायरेक्टली डेट लिख दी गई थी, और कुछ कुछ में हम लोग कार्बन 14 या डिफरेंट एज डिटर्मिनेशन मेथड का यूज करके उसकी एज के बारे में पता करते हैं। इसमें सब एक आता है प्रशस्ति। प्रशस्ति प्रशंसा से बना है, जिसमें किंग के प्रेज में लिखी जाती थी, प्रशंसा में, और उनके विजय अभियान पैट्रन्स के बारे में लिखा गया है, तो उनको प्रशस्ति बोलते हैं। तो मौर्यन किंग अशोका was the first king to issue inscription. This is important. Most of them are in Prakrit language written in Brahmi स्क्रिप्ट। ब्राह्मी स्क्रिप्ट हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, जबकि नॉर्थ वेस्ट में खरोष्ठी स्क्रिप्ट मिली है जो कि राइट से लेफ्ट लिखी जाती है। सो ब्राह्मी स्क्रिप्ट हमेशा लेफ्ट टू राइट और खरोष्ठी स्क्रिप्ट राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। James Princip was the first, it was a civil servant during the British time. He was the first to decipher the Brahmi script in 1837. Hathi Gumfa inscription of King Kalinga King Kharvela, it is important, you must remember. अलाहाबाद प्रशस्ति समुद्रगुप्त के बारे में है, इसको लिखा था हरि सेन, एक पोएट थे अशोक समुद्रगुप्त के टाइम पे, उन्होंने अशोक पिलर के ऊपर इलाहाबाद प्रशस्ति लिखा था जिसमें समुद्रगुप्त की प्रशंसाएं लिखी गई थी। ईरान इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त फर्स्ट मेंशन द सती प्रथा, एंड मेहरौली इंस्क्रिप्शन चंद्रगुप्त II के बारे में बताता है। तो ये थे इंस्क्रिप्शंस के बारे में। कॉइन्स भी आए थे, द स्टडी ऑफ कॉइन्स और न्यूमिस्मेटिक्स एंड न्यूमिस्मेटिक्स, और ये जो कॉइन्स थे इनके ऊपर पंच कर दिया जाता था, जिसमें कभी कभी राजा की पिक्चर्स होती थी, उस जमाने की स्क्रिप्ट्स तक लिखी जाती थी। तो ये कॉइन्स बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं दे रहा है, लेकिन ग्रीक के अटैक के बाद इन कॉइन्स में काफी डेवलपमेंट आया। So the Indian coinage system between Maurya and Guptas are greatly indebted to Greek. मतलब ग्रीक ने सिखाया कि कैसे coins को बनाया जाता है। So first coin to bear the name and images of rulers were issued by Indo-Greeks, and they also issued first gold coins. A most spectacular gold coins were issued by Guptas. गुप्ता ने, उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी ने गोल्ड कॉइन का यूज करना शुरू किया। अब आ जाते हैं आर्कियोलॉजी में। सो आर्कियोलॉजी में पुरानी बिल्डिंग्स की स्टडी की जाती है, डिफरेंट लेयर्स में कैसे वो बनी है, उनमें क्या कौन से तरीका आर्ट का यूज किया गया, उसके आधार पर हम लोग पता करते हैं उस जमाने की हिस्ट्री के बारे में। सो पीपल स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द राइटिंग बाय 2500 BC, क्योंकि उसके पहले राइटिंग होती थी लेकिन समझ में नहीं आती थी, तो उसके पहले की 2500 BC के पहले की इंफॉर्मेशन हमें आर्कियोलॉजी से मिलती है। जैसे साउथ इंडिया में लोगों को उनके टूल्स, वेपन्स और पॉटरी के साथ दफन कर दिया जाता था, तो हमें उन ग्रेव्स की स्टडी करके, उन ग्रेव्स को हम लोग मेगालिथ बोलते हैं, उन ग्रेव्स की स्टडी करके हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो ये प्रथा कब हुआ करती थी, किसने समय पूर्व होती थी। इसी तरह से बहुत सारे हैं, टेकन टुगेदर विद आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल स्टडीज एक्ट्स एज इंपॉर्टेंट सोर्सेज फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में स्टैब्लिश हुआ था 1861 में बाय अलेक्जेंडर कनिंगम ने किया था, और ये बाद में फिर रिकॉन्स्टिट्यूटेड हुआ था 1902 में बाय जॉन मार्शल। मॉर्टाइमर एस्टैब्लिश्ड स्ट्रैटिग्राफिक मेथड टू एस्टैब्लिश द क्रोनोलॉजी, क्योंकि हमें राइटिंग तो समझ में आती नहीं है 2500 BC के ऊपर,
तो हम लोग क्या करते थे, स्ट्रेटिग्राफिक मेथड, लेयर में स्टडी करते हैं हर बिल्डिंग्स की, और ये पता करते हैं कि कौन सी बिल्डिंग कब बनी है, क्रोनोलॉजी, टाइम टू टाइम क्या डेवलपमेंट हुआ है। ये था इस चैप्टर की मिसलेनियस पॉइंट। गिरनार इंस्क्रिप्शन was first inscription in Sanskrit by Saka ruler Rudraman I। ऋग्वेद में निष्क ग्रीव का है, निष्का ग्रीवा। कुषाण ने प्योर गोल्ड यूज किया था, दिनार जिसको बोलते हैं। पॉन, गोल्ड कॉइन इन साउथ में जो थे उनको पॉन बोला जाता है। पेपर रुपीज वर इशूड बाय लॉर्ड कैनिंग। कनिष्क कॉइन depicts Buddha figure, and Samudragupta issued a Ashwamedh type coin. So this was all about the Indian history. Thank you all.